वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम। कैसे हैं बेटा आप सभी? ओके, आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे से हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। एज इट इज़ योर न्यू क्लास, सो न्यू सब्जेक्ट्स आर देयर एंड आई नो नाउ यू आर वेरी we are on the 9th of September. So in the 9th of September, I think you are very much comfortable with your subjects and with your class. So everything is settled down and you all are watching the video also. I know some of the students. But those students who are not watching the video, please watch the video. आपको videos क्या है देखना है. It is mandatory. So children, you all know that your syllabus is divided into two parts, the term 1 and term 2. So there are total 7 chapters, out of which the 3 chapters are going to become in your term 1st and rest of the 4 chapters are going to become in term 2nd. So in term 1, almost the 2 chapters we have completed and I started the 3rd chapter. I should write down the chapter name here. The chapter 3, the basis of human behavior. The basis of human behavior. So this is your name of the chapter. In the previous video also, means yesterday only, I had started this chapter and I discussed with you about the evolutionary perspective. Then I discussed with you that there were 2 bases of the human behavior, biological basis and the socio-cultural basis. पर्सन का जो बिहेवियर है वो 2 चीज़ों से अफेक्ट होता है। ये हमने साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था अंडर द थीम कि बिहेवियर, ये कर्ट लेविन इज द नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट और ये बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने उसी समय कहा था कि बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द पर्सन्स एट्रीब्यूट एंड द एनवायरनमेंट। पर्सन जो भी बिहेवियर करता है वो उसकी खुद के एट्रीब्यूट भी रीजन होते हैं और उसका आसपास का एनवायरनमेंट वो भी रीजन होता है। फाइन, पर्सन का खुद का एट्रीब्यूट और पर्सन का एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहा है, बोथ आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल। सो ऑब्वियसली ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में हमें 2 बेसिस पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर। सो फर्स्टली वी स्टार्टेड द बायोलॉजिकल। हमने कैसे स्टार्ट किया है? बायोलॉजिकल से स्टार्ट किया। बायोलॉजिकल बेसिस में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के फंक्शन एंड न्यूरॉन्स के टाइप्स। इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। देयर आर सम ऑफ द मोर थिंग विच आर रिलेटेड टू द न्यूरॉन। कुछ चीज़ें और हैं, देयर आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द न्यूरॉन लाइक द नर्व इम्पल्स, सिनैप्स। ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बेटा आप बहुत अच्छे से करेंगे, द मोर एंड मोर। ठीक है, ट्राई टू डू इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। सो आई जस्ट होप कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, इट्स बेटर। तो चलिए नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फर्स्टली द नर्व इम्पल्स। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, व्हाट इज इट्स रोल इन आवर ब्रेन एंड बॉडी, बायोलॉजिकल बेसिस इसका क्या है। ओके, सो नर्व इम्पल्स के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पता है
पहले तो आपको क्या प्रायर इंफॉर्मेशन है नर्व इम्पल्स को लेके। सी चिल्ड्रन, जब भी हम कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई कंसेप्ट आया, इट टोटली डिपेंड ऑन अस कि वो न्यू है कि ओल्ड है। इफ़ यू हैव समवेयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए ओल्ड होगा, न्यू तो नहीं होगा। बट आप अगर इससे पहली बार पढ़ रहे हो तो इट इज़ न्यू फॉर यू। सो नर्व इम्पल्स के बारे में आपने न्यूरॉन जब पढ़े होंगे 10th में साइंस, तो दैट टाइम ऑल्सो यू हैव रेड। मे बी हो सकता है यू आर अनएबल टू रिकॉल, पढ़ा होगा बट आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, प्रॉपर लर्निंग नहीं की होगी, दैट इज वाई यू आर अनएबल टू रिकॉल, आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सो नर्व इम्पल्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नर्व इम्पल्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इंफॉर्मेशन जो होता है ट्रैवल विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व इम्पल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्व इम्पल्स के लिए, या आप इसकी मीनिंग भी, इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल होता है, तो ये नर्व इम्पल्स के ही फॉर्म में होता है। सो नर्व इम्पल्स इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही फॉर्म में होती है। सो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट ये है, इंफॉर्मेशन travel in our information travel in our nervous system, information travel in our nervous system within the form of nerve impulse। नर्व इम्पल्स के ही तो फॉर्म में नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होती है। ठीक है, ओके। व्हेन स्टिमुलस एनर्जी कम इनटू कांटेक्ट विद रिसेप्टर, स्टिमुलस एनर्जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन या थिंग की एनर्जी रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आती है। रिसेप्टर यानी रिसीवर, जो रिसीव करते हैं, आपके मसल्स, ग्लैंड, ये सब रिसीवर है। तो व्हेन द स्टिमुलस एनर्जी कम इनटू कांटेक्ट विद रिसेप्टर, इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट, इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द नर्व पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज नर्व पोटेंशियल? नर्व पोटेंशियल, तो नर्व पोटेंशियल में स्टार्ट हो जाता है जब कोई भी स्टिमुलस एनर्जी आपके रिसेप्टर के कांटेक्ट में आती है। तो नाउ द नर्व इम्पल्स क्या है? तो नर्व इम्पल्स इज अ सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ ए न्यूरॉन। नर्व पोटेंशियल क्या है? चेंज होता है, जो सडन चेंज होता है इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन है, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के अगर सरफेस पे जरा सा भी कोई चेंज आता है तो दैट इज ड्यू टू नर्व पोटेंशियल। नाउ व्हेन द स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली वीक, द इलेक्ट्रिकल चेंजेस आर सो स्मॉल दैट द नर्व इम्पल्स इज नॉट जनरेटेड। अच्छा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा यानी वो एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड होता है स्टिमुलस पे। अंडरस्टूड? ओके, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा या नहीं होगा ये टोटली डिपेंड करता है स्टिमुलस पे। जो स्टिमुलस है अगर वीक होता है तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होते, एंड दैट इज वाई अगर नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ तो वी डू नॉट फील दैट स्टिमुलस। आप समझ रहे बच्चों कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये नर्व इम्पल्स के बारे में, या नर्व इम्पल्स का रोल समझ रहे हो? अगर नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होता है कि तो हम उस स्टिमुलस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वी डोंट नो दैट
something happened या any stimulus is there. Understood? तो पहले तो ये दो पॉइंट्स लिख लो कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन अवर नर्वस सिस्टम विद इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. इसके बाद थोड़ा सा नर्व इम्पल्स के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सी बातें हो रही हैं. स्टिमुलस के बारे में बात हो रहा है कि स्टिमुलस जो है अगर वीक होगा तो नर्व इम्पल्स will not generate. Nerve impulse will not generate. स्टिमुलस अगर वीक होगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा. नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो हम उस स्टिमुलस को अटेंड नहीं कर पाएंगे. Stimulus will not be attended. Stimulus क्या हुआ? अटेंड हुआ ही नहीं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. अब स्टिमुलस का नेक्स्ट क्या है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फॉर योर नोट्स. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर नोट्स. ओके, फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस कर ली. नाउ मूविंग टुवर्ड टू द सेकेंड कंडीशन. आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रही हैं चीजें. ठीक है, आप समझ रहे हो व्हाट यू आर स्टडिंग अबाउट. सो हम लोग नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं कि नर्व इम्पल्स क्या होता है. नर्व इम्पल्स एक तरह से इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करती है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व इम्पल्स. और नर्व इम्पल्स अगर जनरेट नहीं होता है तो हम स्टिमुलस को अटेंड ही नहीं करते हैं. और इसलिए भी ये इसलिए होता है क्योंकि स्टिमुलस वीक था, इसलिए नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ. ऑन द अदर हैंड, इफ द स्टिमुलस एनर्जी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, कंडीशन चेंज. द सेकेंड कंडीशन चेंज. द सेकेंड कंडीशन नाउ क्या है, अब स्टिमुलस एनर्जी जो है वो वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है. नाउ द स्टिमुलस एनर्जी स्ट्रॉन्ग. तो अभी क्या होगा, नाउ व्हाट हैपन, if the stimulus energy is relatively strong, electrical impulses are generated and conducted toward the CNS यानी central nervous system. तो अब अगर स्टिमुलस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो यानी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी. नर्व इम्पल्स generated and the result is that you attain that stimulus. Stimulus is attended. Stimulus will be attained. Understood? So did you understand, children, the importance of the stimulus and the nerve impulse? नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तो स्टिमुलस अटेंड होगा. नर्व इम्पल्स अगर जनरेट नहीं हुआ तो स्टिमुलस विल नॉट गोइंग टू बी अटेंड. आपको नहीं पता चलेगा कि विच आर द थिंग्स केम इनटू योर कॉन्टैक्ट या क्या हुआ. सी, अंडरस्टैंड दिस एन एग्जाम्पल. कभी कभी ऐसा होता है कि यू ऑल विल से एंड द पीपल विल से कि आप बोलते हैं कि आपके कभी कभी लाइक स्किन पे देखो ब्लैक स्पॉट रहता है और इट्स अ काइंड ऑफ लाइक साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन कि आप ही बोलते हैं कि अरे ये मुझे चोट कहाँ से लगी मुझे पता नहीं चला. तो इट मीन्स आप जब वो आपको चोट लगा तो वो दैट टाइम स्टिमुलस जो था वो रिलेटिवली वीक था एंड बिकॉज ऑफ दैट नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ और आपने स्टिमुलस को अटेंड नहीं किया. ठीक है, इसलिए यू डोंट रिमेम्बर कि ये चोट कहाँ से आई. अंडरस्टूड? नाउ द strength of the nerve impulse, however, does not depend on the strength of the stimulus. It is trying to say that strength of the nerve impulse, however, does not depend on the strength of the stimulus.
हमेशा क्या होता है, मतलब ये एक अनदर पॉइंट लेके चल रहा है, हमने दो कंडीशन पढ़ी, इनके अलावा ये अनदर पॉइंट लेके चल रहा है। ठीक है, ये एक अनदर पॉइंट लेके चल रहा है, और ये अनदर पॉइंट ये है कि नर्व इम्पल्स की जो स्ट्रेंथ है जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड हो, क्योंकि the nerve fiber work according to the all or none principle also, which mean that they either respond completely or do not respond at all. So the strength of the nerve impulse remain constant along the nerve fiber. So another point came here and another concept came here related to the nerve impulse only is all or none principle. ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, all or none principle. All or none principle. All or none principle का मतलब, all or none principle का क्या मतलब है? तो ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब ये कहना चाह रहा है, इसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो होता है, इट वाज सेइंग समथिंग डिफरेंट थिंग, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे नर्व इम्पल्स की स्ट्रेंथ डिपेंडेंट हो। जैसे ये जो चोट लगने वाला मैंने एग्जांपल बताया, हो सकता है कि आपको चोट लगी हो और आपने उस स्टिमुलस पे ध्यान भी दिया हो, बट क्या हुआ कि आपका नर्व इम्पल्स एक्टिवेट नहीं हुआ, इसीलिए आपने उस स्टिमुलस के टुवर्ड रिस्पॉन्ड नहीं किया या आपको नहीं ध्यान है। तो ये नर्व इम्पल्स भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, ऑल और नन प्रिंसिपल। यानी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि नर्व इम्पल्स या तो कभी कभी रेस्पॉन्ड करते हैं और समटाइम इट डज नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल, समटाइम दे रेस्पॉन्ड एंड समटाइम दे डू नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल। अंडरस्टूड दिस वन, दिस पॉइंट? शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? ये क्लियर हो गया आप सभी को? चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर इन केस फिर भी आपको लगता है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा, या आपको ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी में आप रीड कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम ऑल्सो। ठीक है, न्यूरॉन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, एंड इट इज अ सिनैप्स। सिनैप्स, आई थिंक सिनैप्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, बहुत जब भी व्हेनेवर यू आस्क एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनैप्स, तो वो कहते हैं सिनैप्स क्या है? द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज द सिनैप्स। नो, इट इज अ रॉन्ग आंसर। अंडरस्टूड? The gap between the two neuron is not a synapse. ऐसा नहीं कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे सिनैप्स कहते हैं। तो थोड़ा सा ये कनेक्शन ये कंसेप्ट हम चेंज करेंगे। फाइन, सो आई जस्ट होप कि नर्व इम्पल्स तो आपका क्लियर हो गया होगा। सिनैप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने ये बताया कि एक कंसेप्ट होता है लोगों में कि देयर इज अ लाइक द कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज अ सिनैप्स। नो, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज अ सिनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनैप्स कहते हैं। इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, उसे हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, सिनैप्स नहीं कहते। सिनैप्स इज अ प्रोसेस, सिनैप्स इज समथिंग अ प्रोसेस। चलिए ऐसे पढ़ते हैं। सो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूरल इम्पल्स। इंफॉर्मेशन जो है, जो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह हमारे नर्वस सिस्टम में, वो न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में होता है। हमने बताया अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अ काइंड ऑफ नर्व इम्पल्स। So a single neuron can carry a neural impulse up to a distance covered by the length of its axon. तो एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को, जैसे मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया था आप सभी के लिए, ठीक है, दिस आई एम मेकिंग अ रफली डायग्राम। ठीक है,
लीजिए न्यूरॉन का एक रफली डायग्राम बना रहे हैं। न्यूरॉन में ये पार्ट जो होता है ये एक्सॉन होता है। तो वही बोल रहा है कि अगर एक कोई सिंगल न्यूरॉन, मान लीजिए ये एक सिंगल न्यूरॉन है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, रिसीव कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन अ सिंगल न्यूरॉन कैन कैरी अ न्यूरल इम्पल्स। आप न्यूरल बोलो या न बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। तो a single neuron can carry a neural impulse up to a distance covered by the length of its axon। मान लीजिए सिंगल न्यूरॉन है, इसकी एक्सॉन की लेंथ जितनी दूर तक होगी वो ले जाता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। When the impulses is to be conducted to a distant part of the body, when the impulse is to be conducted to distant part of the body, a number of neuron participate in the process। अब अगर मान लीजिए इतने ही डिस्टेंस तक ले जाना है तो एक न्यूरॉन ले जाएगा, पर अगर और भी आगे तक इंफॉर्मेशन ले जानी है तो और भी न्यूरॉन्स को उसमें ऐड ऑन होना पड़ेगा। In this process, one neuron faithfully relay the information to a neighboring neuron। अब लंबी दूर तक डिस्टेंट तक इंफॉर्मेशन ले जानी है तो एक न्यूरॉन एक बहुत ही फेथफुली, बहुत ही सिंसियरली अपनी इंफॉर्मेशन को अपने नेबरिंग न्यूरॉन, जो उसके बगल में एक न्यूरॉन होगा, उसको वो ट्रांसफर कर देता है। The axon tip of a preceding neuron make functional connection or synapse with dendrite of other neuron। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मैंने बताया ना अभी पहले, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो एक न्यूरॉन कैरी कर ले रहा है तो ठीक है, बट अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वन न्यूरॉन कांट बी एबल टू कैरी दैट इंफॉर्मेशन, सो he has to pass that information to the neighboring neuron। Now what the line is saying, this is suppose this is a neuron, ठीक है, this is one neuron, ठीक है। इसके ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट जो होते हैं, डेंड्राइट यहाँ होते हैं, और डेंड्राइट मैंने आप सभी को बताया था कल ही कि डेंड्राइट रिसीविंग एंड होते हैं, ये रिसीव करते हैं। देन इंफॉर्मेशन ट्रैवल टू द एक्सॉन, और फिर ये जो एंड होता है ये टर्मिनल बटन, यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल होता है। फिर यहीं से आप समझ लो यहाँ से फिर एक कोई और न्यूरॉन आ गया, ठीक है। ये न्यूरॉन जो है, इसका ये जो है ये डेंड्राइट्स है, तो ये वन न्यूरॉन जो है, वन न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। नाउ व्हाट इज रिटन, द एक्सॉन टिप ऑफ ए प्रिसाइडिंग न्यूरॉन मेड द फंक्शनल कनेक्शन विद द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो ये जो है एक्सॉन का प्रिसीडिंग यानी टर्मिनल, ये दूसरे के डेंड्राइट से, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से फंक्शनल कनेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? फंक्शनल कनेक्शन, और इसी को हम कहते हैं सिनैप्स। इट इज नोन एज सिनैप्स। एक बोला ना मैंने अभी आपको, सिनैप्स क्या एक प्रोसेस है जो फंक्शनल कनेक्शन होता है। आप इस तरह से डेफिनेशन भी लिख सकते हो, synapse is a, you should write it children, it is very important for you। synapse is a functional connection between, synapse is a functional connection between two neurons। synapse क्या है? वो एक फंक्शनल कनेक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में। synapse is a functional connection between two neuron, ठीक है, लिख लिया। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ और चीजें आपको बतानी है, ड्रॉ भी कर सकते हो। चलिए, सो सॉरी।
because I required the board to write some of the points, so I am rubbing the board. I hope आपने note down किया होगा. So synapse क्या है? Synapse is a functional connection between two neurons. Not few, sorry, two neurons. Synapse is a functional connection between two neurons. Now the next part is that a neuron is never physically connected with another neuron. ये amazing part है. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता. Rather there is a small gap between the two and this gap is known as synaptic cleft. तो synapse से ही हमें एक न्यू टर्म मिला which is known as synaptic cleft. So मैंने आपको बताया कि synapse क्या है, फंक्शनल कनेक्शन है. Functional connection between two neurons. और सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये क्या है? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन. जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप रहता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. सिनेप्स क्या है? फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन. और सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन. इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. अभी हमने बताया ना कि दो न्यूरॉन जो हैं वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते. दे आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली. ओके, सो ये दोनों न्यूरॉन फिजिकली कनेक्टेड या कोई भी न्यूरॉन फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता. उन दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप होता है विच वी कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें जानी. हमने नर्व इम्पल्स के बारे में जाना, हमने ऑल और नन प्रिंसिपल के बारे में जाना, हमने ये जाना कि स्टिमुलस के स्ट्रॉन्ग और वीक होने से क्या होता है, हमने ये जाना कि नर्व इम्पल्स क्या है. जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है हमारे नर्वस सिस्टम में वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में होती है विच इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वी अंडरस्टूड अबाउट द सिनेप्स. सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, ये भी हमने जाना. जब इंफॉर्मेशन को बहुत दूर तक जाना होता है तो एक ही न्यूरॉन नहीं लेके जा सकता, अदर न्यूरॉन्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है. दो न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप होता है उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है. आगे बढ़ेंगे. द न्यूरल इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स सिनेप्टिक ट्रांसमिशन प्रोसेस टू अनदर न्यूरॉन. अब ये जो न्यूरल इम्पल्स है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो जाती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है. एंड द कंडक्शन ऑफ ए न्यूरल इम्पल्स इन द एक्सॉन इज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड व्हाइल द नेचर ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. अब नाउ वो जो न्यूरल इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है. तो और न्यूरल इम्पल्स और नेचर भी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो है वो केमिकल है. तो वो जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है दे आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. नेचर ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. सिंपल सी बात है, एक इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है. और ये जो इंफॉर्मेशन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होने की वजह से और ये इसका नेचर जो होता है सिनेप्टिक जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो केमिकल होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जो सब्सटेंस ये रिलीज करता है इट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये भी एक आपके कि एक न्यूरॉन जो या आप ऐसा सिंपली समझो जो न्यूरॉन जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर. फाइन. सो आई जस्ट होप चिल्ड्रेन एवरीथिंग इज क्लियर टू यू.
इन केस आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप क्लासरूम में मुझसे पूछेंगे ये, ओके। So thank you so much for carefully observing this video. Thank you, children.